नमस्कार, मैं मनोज साहू कंपटीशन विंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ के इतिहास का आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ के प्रभाव के बारे में, और उसके साथ में हम देखने वाले हैं 1937 में जो आम चुनाव हुए थे उसके बारे में। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1942 की बंबई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद कौन से नेताओं को मलकानपुर स्टेशन में बंदी बना लिया गया था? आपके पास पहला जो विकल्प है वो है पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा है ठाकुर छेदीलाल जी, तीसरे है रामगोपाल तिवारी जी और घनश्याम सिंह गुप्त जी। इसमें से बताना है कि किन किन को मलकानपुर रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियों का परिणाम था। अगर हम लोग तात्कालिक कारण की बात करें, यह आंदोलन शुरू कैसे हुआ था तो इसके बारे में देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। भारत छोड़ो आंदोलन, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया गया था इस आंदोलन के माध्यम से। इस आंदोलन की अगर पृष्ठभूमि देखें तो दो ही चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी उस समय तात्कालिक कारण में, क्रिप्स मिशन की असफलता और दूसरा था द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति। ठीक है, इस आंदोलन के बारे में अगर पूछा जाए कि इसका प्रस्ताव सबसे पहले किस अधिवेशन में लाया गया, तो इसका प्रस्ताव जो लाया गया था वो वर्धा अधिवेशन में लाया गया था। ठीक है, सबसे पहले प्रस्ताव की अगर बात करेगा तो ये जो विशेष अधिवेशन है वो है वर्धा का अधिवेशन, जहां पे प्रस्ताव लाया गया। लेकिन अगर पूछा जाए रेगुलर जो अधिवेशन होता था, वार्षिक अधिवेशन, उसमें वो कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था मुंबई में। ठीक है, और ये प्रस्ताव को पूर्ण रूप से पारित कौन से अधिवेशन में किया गया? मुंबई अधिवेशन में किया गया। उसका नाम क्या था? जो अधिवेशन रखा गया था वो था बंबई कांग्रेस की कार्यकारी की बैठक। ठीक है, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। अगर पूछा जाए ये आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये बताना है आप लोगों को 8 अगस्त से। 8 अगस्त 1942 से यह आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन जैसे ही शुरू होता है उसके बाद अंग्रेज हरकत में आ जाते हैं और उन लोग एक ऑपरेशन शुरू करते हैं, ऑपरेशन जीरो आवर। क्या था ऑपरेशन जीरो आवर? इस ऑपरेशन के तहत जो प्रमुख नेता थे राष्ट्रीय स्तर के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया उसके दूसरे दिन ही। ये था ऑपरेशन जीरो आवर। इसको करने का क्या उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य, ताकि आंदोलन को और ज्यादा विस्तृत रूप ना दिया जा सके। ठीक है, ना दे सके राष्ट्रीय नेता, इसीलिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो मुंबई में जब ये इस कार्यकारी की बैठक हुई थी तो उसमें छत्तीसगढ़ के भी कुछ लोग, कुछ नेता शामिल होने गए थे। तो वो देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन नेता थे जो मुंबई के इस कार्यकारी बैठक में शामिल होने गए थे। तो उसमें जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है रविशंकर शुक्ल जी का, दूसरा नाम आता है ठाकुर छेदीलाल जी का। ठीक है, इसमें रामगोपाल तिवारी और घनश्याम सिंह गुप्त भी थे, लेकिन इस प्रश्न में कुछ और पूछा जा रहा है। फिलहाल अभी देखते हैं हम लोग कौन कौन शामिल हुए थे। तो ये चारों नेता शामिल हुए थे। इसके अलावा द्वारका प्रसाद मिश्र जी भी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तामस्कर जी, वाई तामस्कर जी भी इसमें शामिल हुए थे। तो कुछ और नेता भी इसमें शामिल हुए थे। लेकिन पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, इस बैठक के बाद कौन से नेताओं को मलकानपुर स्टेशन में बंदी बना लिया गया? तो इसका सही आंसर है ए और बी। अगर हम लोग इस प्रश्न की बात करें तो किनको बंदी बनाया गया था? रविशंकर शुक्ल और ठाकुर छेदीलाल जी को। इसके अलावा इसमें तीसरा नाम आता है महंत लक्ष्मी नारायण दास जी का। चौथा नाम आता है शिवदास डागा जी का। और पांचवा महत्वपूर्ण नाम आता है खूबचंद बघेल जी का। खूबचंद बघेल जी का। इसके अलावा कुंज बिहारी अग्निहोत्री भी गिरफ्तार होते हैं। ठीक है, तो कुछ नाम आप लोगों को ना याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं 2 से 3 बार पेपर में। तो कौन कौन गिरफ्तार हुए? रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल जी,
महंत लक्ष्मी नारायण दास जी, शिवदास डागा, खूबचंद बघेल और कुंज बिहारी अग्निहोत्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सुमेलित कीजिए, एक तरफ नेताओं के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिया गया है उनकी गिरफ्तारी किन किन स्थानों पर हुई। ये जस्ट पहले की तरह ही क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, तो हमारे पास है नेताओं के नाम, त्रेतानाथ तिवारी, रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल, अमर सिंह सहगल और रविशंकर शुक्ल। तो इसमें जो सही है वो मैं बता देता हूं यहाँ पे, त्रेतानाथ तिवारी की गिरफ्तारी हुई थी रायपुर से। ठीक है, त्रेतानाथ तिवारी की गिरफ्तारी कहां से हुई थी? रायपुर से। रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल, इनकी गिरफ्तारी हुई थी दुर्ग से। अमर सिंह सहगल, इनकी गिरफ्तारी हुई थी बिलासपुर से। और रविशंकर शुक्ल को हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े, इनकी गिरफ्तारी कहां से हो रही है? मलकानपुर रेलवे स्टेशन से हो रही है। तो इसमें याद रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था? कमल नारायण शर्मा, त्रेतानाथ तिवारी, रामकृष्ण ठाकुर या फिर रणवीर शास्त्री जी। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में एक एक करके अलग अलग नेताओं की गिरफ्तारी होती है और अलग अलग एक्टिविटी की जाती है। तो इसमें से 10 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 10 अगस्त को क्या होता है, यहाँ पे जो दिया गया है, विद्यार्थी जुलूस निकाला जाता है। विद्यार्थी जुलूस या फिर इसी को बोल सकते हैं छात्र जुलूस। किनके द्वारा निकाला जाता है? तो रणवीर सिंह शास्त्री के द्वारा निकाला जाता है। इसके पहले 9 अगस्त को, यह भी डेट इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जाता है। विशाल जनसभा को संबोधित किया जाता है किसके नेतृत्व में? इसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो इसका नेतृत्व करते हैं त्रेतानाथ तिवारी। त्रेतानाथ तिवारी, ये दोनों डेट आप लोगों को याद रखना है बैक टू बैक। 9 अगस्त 1942 को कौन है? त्रेतानाथ तिवारी है। विशाल जनसभा को संबोधित करने के समय जो नेतृत्व करता है वो। और अगर 10 अगस्त 1942 को पूछा जाए छात्र जुलूस के समय नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो थे रणवीर सिंह शास्त्री जी। रामकृष्ण ठाकुर जी का भी नाम आता है आगे चलकर। ये क्या करते हैं? नागपुर हाईकोर्ट और नागपुर यूनिवर्सिटी रहती है, वहां पे झंडा फहराते हैं आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही। फिलहाल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया। शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। तो 10 अगस्त को हम लोग इसके पहले पढ़े, छात्र जुलूस निकाला गया था, लेकिन वो कहाँ के छात्र थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे? तो ध्यान देना, वो थे छत्तीसगढ़ कॉलेज के छात्र। छत्तीसगढ़ कॉलेज की स्थापना होती है 1938 में। ठीक है, इसको भी याद रख लेना आप लोग। तो छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थी ही रहते हैं छात्र जुलूस में, जब रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में ये 10 अगस्त 1942 को निकाला गया रहता है तब। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस के निम्नलिखित में से नेता कौन कौन थे? या कौन कौन शामिल थे इसमें? 2 अक्टूबर 1942 को जब जुलूस निकाला गया तो रामचरण श्रीवास, छोटेलाल जोगी, मोहनलाल जोगी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। रामचरण श्रीवास जी भी रहते हैं, छोटेलाल जोगी भी रहते हैं, मोहनलाल जोगी भी रहते हैं। इसके साथ में एक और व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है कालिका प्रसाद। ये चारों नाम आप लोगों को याद रखना है अगर बिलासपुर में जुलूस के दौरान कौन कौन लोग शामिल थे ये पूछा गया तो। इसके अलावा बिलासपुर में एक और घटनाक्रम याद रखना है। 15 अगस्त 1942 को कालीचरण के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला जाता है। किनके नेतृत्व में? कालीचरण जी के नेतृत्व में। इनके सहयोगी रहते हैं इस समय राजकिशोर वर्मा जी। सहयोगी कौन रहते हैं? राजकिशोर वर्मा जी।
गिरफ्तारी के बारे में नहीं जानकारी मिलती है इन लोगों के, लेकिन 15 अगस्त को जब इन लोग निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो इन पर लाठी चालन किया जाता है। किनके ऊपर? कालीचरण जी के ऊपर और उनके सहयोगी जो रहते हैं राजकिशोर वर्मा जी के ऊपर। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है अगर बिलासपुर में एक्टिविटी पूछी जाए भारत छोड़ो आंदोलन की तो। आगे बढ़ते हैं। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? कुंज बिहारी चौबे, दशरथ लाल दुबे, रघुनंदन सिंगरौल या फिर परसराम सोनी। तो रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख जो नायक थे वो थे परसराम सोनी जी। ठीक है, रायपुर षड्यंत्र केस अगर पूछा जाए तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के जस्ट पहले हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के जस्ट पहले रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर षड्यंत्र केस, या इसी को बोला जाता है इंग्लिश में रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ये हुआ था 1942 में ही हुआ था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के जस्ट पहले हुआ था। इसमें अगर बात करें सबसे ज्यादा जो सबसे प्रमुख थे वो कौन थे? परसराम सोनी। इसमें था क्या, ये रायपुर षड्यंत्र केस क्या था, पूरा मामला क्या था ये? तो इसमें रायपुर षड्यंत्र में परसराम सोनी जी बम बनाने का और रिवॉल्वर चलाने का क्या करते हैं, गुण सीखते हैं। किससे? गिरिलाल लोहार जी से। गिरिलाल लोहार जी से बम बनाना सीखते हैं। बम बनाना सीखते हैं किनसे? गिरिलाल लोहार जी से। और रिवॉल्वर चलाना, रिवॉल्वर चलाना। और इसके अलावा आर्थिक सहायता के लिए 2 लोग और रहते हैं मेडिकल स्टोर के, उनका नाम क्या क्या रहता है? अमृत लाल, और दूसरे का नाम क्या रहता है? होरीलाल। होरीलाल। इन लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं इनको? रसायन सामग्री प्रोवाइड कराते हैं बम बनाने के लिए, रसायन सामग्री प्रोवाइड कराते हैं। ये आप लोगों को याद रख लेना है। इसके अलावा ये सब बना लिए, बम बना लिए, तो उनको उनके प्रयोग के लिए कौन सा किस स्थान को चुना जाता है? तो उसके प्रयोग के लिए वो रायपुर के 2 स्थानों को चुनते हैं। कौन कौन से स्थान? ईदगाह भाठा और रावण भाठा को, रावण भाठा को 2 स्थानों को चुनते हैं। इसमें एक मुखबिर रहता है जो अंग्रेजों को जाके बता देता है कि जो कौन? परसराम सोनी जी बम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनको फिर एक डेट इन लोग डिसाइड करे रहते हैं कि हम जो है रावण भाठा और ईदगाह मैदान में क्या करेंगे? बम का परीक्षण करेंगे। लेकिन उनको ये स्थान चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के ये पता चल जाता है। तो क्या होता है, ओरिएंटल जो कॉलेज रहते हैं इस समय, ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हैं, प्रिंसिपल जिनका नाम क्या रहता है? मिस्टर पियर्स। मिस्टर पियर्स वो अपने होटल पे कुछ जगह इन लोगों को दे देते हैं बम परीक्षण करने के लिए। ठीक है, तो इसका भी नाम आप लोग याद रख लेना। कौन जगह प्रोवाइड करा रहे हैं? मिस्टर पियर्स जो है जगह प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद सुखनंदन के ही जो मुखबिर रहते हैं, मुखबिर का क्या नाम है? सुखनंदन। सुखनंदन। इनकी मुखबिरी के कारण परसराम सोनी फाइनली गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके सहयोगी गिरिलाल लोहार को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, अमृतलाल जी को, होरीलाल को भी। इनके जितने भी सहयोगी रहते हैं सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके साथ में रणवीर सिंह शास्त्री भी रहते हैं, सुधीर मुखर्जी भी रहते हैं। सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, रायपुर षड्यंत्र केस 1942 में हुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परसराम सोनी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना से इस राज्य के ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े हुए थे? कंडेल नहर सत्याग्रह, रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर डायनामाइट केस, या फिर छुई खदान किसान आंदोलन। तो यहां पर पूछा जा रहा है ईश्वरी चरण शुक्ल के बारे में। इसका सही आंसर है रायपुर डायनामाइट केस। रायपुर डायनामाइट केस। रायपुर डायनामाइट केस क्या था? एक डायनामाइट बनाना था, और उस डायनामाइट का प्रयोग कहाँ करना था? रायपुर जेल में करना था। रायपुर जेल में जो राजनीतिक कैदी थे कुछ, उनको रिहा करवाने के लिए ये
षड्यंत्र, ये जो डायनामाइट केस है, ये किनके द्वारा किया गया था प्लान? ईश्वरी चरण शुक्ल और इनके कुछ सहयोगियों द्वारा किया गया था कि हम वहां पे रायपुर जेल की दीवार में बम लगाएंगे और फोड़ के हमारे कैदियों को बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें पूछा जाता है रायपुर डायनामाइट केस के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो उसमें ध्यान देना, ईश्वरी चरण शुक्ल इसमें प्रमुख भूमिका में रहते हैं। और इसमें सहयोगी कौन कौन रहते हैं? सहयोगी वो भी पेपर में पूछा जाता है। तो सहयोगी में सबसे पहला नाम आता है नागरदास बावरिया का, नागरदास बावरिया जी का, बिलख नारायण अग्रवाल का, बिलख नारायण अग्रवाल का, चौथा जो नाम आता है जय नारायण पांडे का, और एक महत्वपूर्ण नाम आता है नारायण दास राठौर का, नारायण दास राठौर। ये कुछ 4 नाम हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें भी एक मुखबिर रहता है जिसके कारण यह जो केस है या जो षड्यंत्र है ये वो सफल नहीं हो पाता। कौन रहता है इसमें मुखबिर? तो याद रखना, इसमें मुखबिर रहते हैं अविनाश संग्राम, अविनाश संग्राम इसमें मुखबिर रहते हैं। इनकी मुखबिरी के कारण पता चल जाता है अंग्रेजों को और फाइनली ये हो ही नहीं पाता। तो याद रखना, रायपुर डायनामाइट केस के अगर नेतृत्वकर्ता पूछा जाए तो ईश्वरी चरण शुक्ल, इसके साथ में इनके सहयोगी रहते हैं बिलख नारायण अग्रवाल, नागरदास बावरिया, जय नारायण पांडे और नारायण दास राठौर जी। मुखबिर कौन है? अविनाश संग्राम जी। आगे बढ़ते हैं। 2 सूची दी गई है और उसमें कुछ नेतृत्वकर्ता के नाम दिए गए हैं, इसको सुमेलित करना है। रायपुर षड्यंत्र केस, तो रायपुर षड्यंत्र केस में परशुराम सोनी जी हैं। रायपुर डायनामाइट केस तो ईश्वरी चरण शुक्ल जी। दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी तो रघुनंदन सिग्रोल है। और रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस, ये किसके छात्र जुलूस किनके नेतृत्व में निकाला गया था? तो रणवीर सिंह शास्त्री के। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? यहाँ पे 2 चीजें आप लोग, एक चीजें आप लोग को नहीं देखने को मिल रही होगी, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, यहाँ पे है रघुनंदन सिंगरौल। और इसके अलावा नगर पालिका भवन में भी आगजनी होती है, देखेंगे उसको आगे चलकर। 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में आईजी जठार का स्वागत किस प्रकार से किया गया था? आईजी जठार इंस्पेक्टर जनरल रहते हैं जठार, तो उनका स्वागत किस प्रकार से किया गया था बिलासपुर जेल में? बिलासपुर जेल के निरीक्षण करने के लिए गए थे वो 1942 में ही, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो उनका स्वागत किस प्रकार किया गया था, ये प्रश्न आया हुआ है। गद्दे में वंदे मातरम लिखकर, टोपी में वंदे मातरम लिखकर, टोपी में गांधी जी की जय शब्द लिखकर, गद्दे में गांधी की जय शब्द लिखकर, किस प्रकार से किया गया था? तो इसका सही आंसर लिया था आयोग ने, गद्दे में वंदे मातरम लिखकर जो आईजी जठार है उनका स्वागत किया गया था। निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा लहराया। बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी 1 और 2 ये दोनों सही है। तीसरा जो कथन लिखा हुआ है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विद्यार्थियों ने बिलासपुर में हड़ताल नहीं किया था, उन्होंने रायपुर में किया था और वो भी 10 अगस्त को किया था। तो ये बिल्कुल गलत है। बिलासपुर में इस प्रकार का कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिला था। बिलासपुर में 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से थी। एक तो 15 अगस्त को जो हुआ था, कालीचरण और राजकिशोर वर्मा ने जो जुलूस निकाला था वो, और दूसरा 2 अक्टूबर 1942 को जो घटना हुआ था जिसमें रामचरण राय और उसके कुछ सहयोगी शामिल थे। तो तीसरा कथन दिया हुआ यहाँ पे वो गलत है। 1 और 2 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। बंबई के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ये वही प्रश्न है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जब रणवीर सिंह शास्त्री के बारे में बता रहा था। 10 अगस्त 1942 को क्या करते हैं, वो एक नेतृत्व करते हैं एक छात्र जुलूस का। उसी प्रकार से 9 अगस्त 1942 को ही एक विशाल जुलूस का नेतृत्व कौन करते हैं? त्रितानाथ तिवारी करते हैं।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में 10 अगस्त 1942 को निकले छात्र जुलूस के नेता निम्नलिखित में से व्यक्ति थे? रणवीर सिंह शास्त्री, जयनारायण पांडे, रामदयाल तिवारी या फिर कमल नारायण शर्मा। देखिए 10 अगस्त को तो छात्र जुलूस निकाला गया था, उसमें नेतृत्व किसने किया था सभी को पता है, किसने किया था? रणवीर सिंह शास्त्री ने। लेकिन उनमें उस आंदोलन में, उस जुलूस में कौन कौन शामिल थे और उसके सहयोगी कौन थे रणवीर सिंह शास्त्री के, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है रणवीर सिंह शास्त्री के सहयोगी थे जयनारायण पांडे और कमल नारायण शर्मा, रामदयाल तिवारी नहीं थे। ठीक है, 1, 2 और 4 इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? आर के पाटिल थे, डी ब्रेड थे, मिस्टर गेयर थे या फिर मोहम्मद अली थे? तो ध्यान देना, आर के पाटिल इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या थे? डिप्टी कमिश्नर थे। 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में बिलासपुर में निम्नलिखित में से किन नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी? देखिए बिलासपुर की बात की जा रही है। 8 अगस्त को जब ये आंदोलन शुरू होता है तो 9 अगस्त 10 अगस्त लगातार गिरफ्तारियां चलती रहती है। 10 अगस्त में 9 अगस्त 10 अगस्त या फिर 9 अगस्त को देखे थे हम लोग, रायपुर में भी गिरफ्तारियां हुई थी। उसी प्रकार से बिलासपुर में भी गिरफ्तारियां हुई है। बिलासपुर में अगर देखें तो बिलासपुर में जो गिरफ्तारी हुई है उसमें कौन कौन शामिल रहते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है अमर सिंह सहगल, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव या फिर डॉक्टर रामचरण राय। कौन कौन गिरफ्तार हुए थे? इसका सही आंसर है अमर सिंह सहगल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और रामचरण राय। कुंज बिहारी अग्निहोत्री इसलिए इसमें शामिल नहीं है क्योंकि कुंज बिहारी अग्निहोत्री के बारे में मैंने पहले भी बताया था। जब मुंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उस समय कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए कुंज बिहारी अग्निहोत्री भी गए रहते हैं और उनको मलकानपुर रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? 9 अगस्त को। तो ये यहाँ पे नहीं आएंगे। अमर सिंह सहगल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और रामचरण राय, ये तीनों इसमें आएंगे इसके आंसर में। ठीक है, तो ए, सी और डी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया यहाँ पे कुंज बिहारी अग्निहोत्री क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि 9 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है मलकानपुर रेलवे स्टेशन में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 में रायपुर के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नागपुर के उच्च न्यायालय भवन पर तिरंगा ध्वज फहराया था? तिरंगा ध्वज फहराया था रामदयाल तिवारी, रामानंद दुबे, रामकृष्ण सिंह या फिर सुधीर मुखर्जी। तो ध्यान देना, उच्च न्यायालय हो नागपुर का या फिर नागपुर यूनिवर्सिटी हो, दोनों जगह पे तिरंगा झंडा फहराए थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह और इनके साथ में इसके सहयोगी रहते हैं वल्लभ दास गुप्ता। ठीक है, कौन रहते हैं? वल्लभ दास गुप्ता और रामकृष्ण ठाकुर रामकृष्ण सिंह। कहाँ पे? उच्च न्यायालय भवन या फिर नागपुर यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाए तो इन लोग तिरंगा झंडा फहराते हैं वहां पे। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी को भी 6 माह के लिए जेल जाना पड़ा था? किस राजनेता, कौन से राजनेता थे छत्तीसगढ़ के जिनकी पत्नी को भी जेल जाना पड़ा था? तो वो थे डॉक्टर खूबचंद बघेल। इनकी पत्नी को भी 6 माह की सजा हुई थी और उनका नाम था राजकुंवर बघेल। इसको भी याद रख लेना आप लोग। 6 माह की सजा हुई थी। किनकी पत्नी थी ये? खूबचंद बघेल जी की पत्नी थी। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गजाधर साव किस तहसील से संबंधित थे? दुर्ग से, रायपुर से, बिलासपुर से या फिर मुंगेली से? तो गजाधर साव जी जो थे वो थे मुंगेली से संबंधित। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिल सकता है परीक्षा में, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग लोग शामिल हुए थे। बिलासपुर से अलग नेता थे, दुर्ग से अलग थे, धमतरी से अलग से, बालोद से अलग अलग नेता शामिल थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है गजाधर साव जी के बारे में। गजाधर साव जी कहाँ के नेता थे? तो ये मुंगेली के नेता थे। ध्यान में रखना, इसको बिलासपुर में मत ले लेना आप लोग। इनकी भूमिका असहयोग आंदोलन के समय भी माफ कीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भी इनकी भूमिका रहती है नमक कानून के उल्लंघन में। ठीक है, गजाधर साव। आगे बढ़ते हैं, घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध किस एक के साथ था? रामकृष्ण मिशन के साथ, प्रार्थना समाज के साथ, आर्य समाज के साथ या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ? तो याद रखना, घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध था आर्य समाज के साथ। इनके साथ संबंध था आर्य समाज के साथ।
भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे। देखिए, छत्तीसगढ़ भारत के संविधान निर्माण सभा, जब संविधान निर्माण सभा बनाया गया था या संविधान निर्मात्री सभा बनाया गया था 1946 में, तो कुछ लोग ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे और कुछ लोग रियासतों से चुने गए थे। तो ब्रिटिश छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 3 लोग जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे और 3 लोग रियासतों की तरफ से चुने गए थे। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन लोग जो थे ब्रिटिश क्षेत्रों से चुने गए थे, अर्थात ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे। रविशंकर शुक्ल जी, ई राघवेंद्र राव जी, ठाकुर छेदीलाल या फिर घनश्याम सिंह गुप्त। तो इसका सही आंसर है रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त। 1, 3 और 4 इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। अगर यही पूछा जाए रियासतों की तरफ से कौन कौन थे, तो रियासतों की तरफ से याद रखना 3 रियासत थे। एक था सरगुजा, दूसरा रियासत था रायगढ़ और तीसरा रियासत था कांकेर। सरगुजा में रघुराज दीवान थे। रायगढ़ की अगर बात करें तो किशोर मोहन त्रिपाठी थे। और कांकेर की तरफ से कौन थे, तो कांकेर की तरफ से याद रखना राम प्रसाद पोटाई जी थे। ठीक है, तीनों का नाम आप लोग याद रख लेना। सरगुजा से अगर पूछा जाए तो रघुराज सिंह दीवान, रायगढ़ से किशोर मोहन त्रिपाठी और कांकेर से राम प्रसाद पोटाई जी थे। तो 3 लोग थे जो रियासतों की तरफ से रियासतों की तरफ से संविधान निर्मात्री सभा में चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किनके द्वारा किया गया, रविशंकर शुक्ल जी द्वारा, आर के पाटिल द्वारा, घनश्याम सिंह गुप्त द्वारा या फिर पंडित रामगोपाल तिवारी द्वारा। तो इसका सही उत्तर है श्री घनश्याम सिंह गुप्त द्वारा। घनश्याम सिंह गुप्त जी ने दुर्ग में तिरंगा ध्वज जो था वो फहराया था। आर के पाटिल की अगर बात करें तो रायपुर में इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था, रायपुर के पुलिस लाइन में। रविशंकर शुक्ल जी की बात करें तो इन्होंने सीताबर्डी नागपुर में तिरंगा झंडा फहराया था। घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग में, और रामगोपाल तिवारी की अगर बात करें तो गांधी चौक बिलासपुर में इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। तो ये इनको याद रख लेना है आप लोगों की कहां कहां पे किन किन लोगों ने तिरंगा झंडा फहराया। इसमें एक और नाम याद रख लेना, वामन राव लाखे जी का। वामन राव लाखे जी का वामन राव लाखे जी ने रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ पे याद रखनी है आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया, तो किसने फहराया, आर के पाटिल ने फहराया। असत्य कथन की पहचान कीजिए। 14 जुलाई 1947 को मंत्रिमंडल का गठन हुआ। अब ये जो प्रश्न आ रहा है यहाँ से वो आ रहा है 1937 के आम चुनाव से संबंधित। 14 जुलाई 1937 को मंत्रिमंडल का गठन हुआ। डॉक्टर नारायण भास्कर खरे को मुख्यमंत्री चुना गया। आम चुनाव 1937 में छत्तीसगढ़ में 8 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। आम चुनाव 1937 में छत्तीसगढ़ में देखें तो 8 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। बैरिस्टर छेदीलाल को गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो असत्य कथन चुनना है। आम चुनाव की अगर बात करें तो आम चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 14 जुलाई 1937 को यहाँ का मंत्रिमंडल बना था। देखिए, आम चुनाव 1937 ये सभी को पता होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आम चुनाव 1937 हुए थे, जिसमें से भारत के कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे और 11 प्रांत में से 8 प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को बहुमत मिली थी। उसमें से एक प्रांत था मध्य प्रांत।
एक प्रांत कौन सा था? मध्य प्रांत। मध्य प्रांत के तहत देखें हम लोग तो छत्तीसगढ़ में कुल 8 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। कितने निर्वाचन क्षेत्र? 8 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे और 8 में से 7 सीट में कांग्रेस को बहुमत मिला था। एक सीट ऐसा था जहां पे कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। वो सीट कौन सी थी? वो सीट बिलासपुर की थी, जहां पे स्वतंत्र एक नेता चुने गए थे। ये आप लोगों को याद रख लेना है यहां से। इसके अलावा यहाँ पे पूछा जाए अगर पहला मंत्रिमंडल कब बना, तो पहला मंत्रिमंडल बना था 14 जुलाई 1937 को। बिल्कुल सही कथन है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो नारायण भास्कर खरे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था मध्य प्रांत का। कब? 1937 में। आम चुनाव 1937 में छत्तीसगढ़ में 8 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। निर्वाचन क्षेत्र को भी देखेंगे हम लोग कि 8 निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन थे और वहां से कौन कौन से नेता थे जो चुने गए थे। बैरिस्टर छेदीलाल को गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये बिल्कुल गलत कथन है। बैरिस्टर छेदीलाल नहीं थे, ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव को छत्तीसगढ़ का गवर्नर बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन डी यहां पे इनकरेक्ट है। बाकी तीनों कथन जो थे ऊपर के वो बिल्कुल सही थे। 14 जुलाई 1938 याद रखना है आप लोगों को, मंत्रिमंडल का गठन हुआ और ये पहला मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। नारायण भास्कर खरे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और 8 निर्वाचन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में बनाए गए थे। देखते हैं अगले प्रश्न में। असत्य कथन की पहचान करना है यहाँ पे भी। 29 जुलाई 1938 को द्वितीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 29 जुलाई 1938 को द्वितीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ। शिक्षा मंदिर योजना 1937 में घनश्याम सिंह गुप्त द्वारा लाया गया। 8 नवंबर 1939 को इस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। सर्वप्रथम स्टेट कांग्रेस की स्थापना 1938 में हुई। तो देखिए यहाँ पे पहला जो कथन लिखा हुआ है 29 जुलाई 1938 को द्वितीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ, ये बिल्कुल सही कथन है। क्यों? क्योंकि 14 जुलाई 1937 को जब मंत्रिमंडल बनता है तो नारायण भास्कर खरे जी रहते हैं, लेकिन 29 जुलाई 1938 को वो अपना त्यागपत्र दे देते हैं दल में कुछ नीतिगत मतभेद होने के कारण। उसके बाद बनते हैं रविशंकर शुक्ल जी छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा जो कथन लिखा हुआ है शिक्षा मंदिर योजना 1937 में घनश्याम सिंह गुप्त द्वारा लाया गया, ये बिल्कुल गलत कथन है। क्यों? शिक्षा मंदिर योजना 1937 में तो लाया जरूर गया था, लेकिन ये किनके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा। यहाँ पे घनश्याम सिंह गुप्त नहीं आएंगे क्योंकि इस समय शिक्षा मंत्री रहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी। पंडित रविशंकर शुक्ल जी, इनके द्वारा ये योजना लाई गई रहती है। तो दूसरा कथन गलत है। 8 नवंबर 1939 को इस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। क्यों त्यागपत्र दे दिया था? इसका भी रीजन है। ईश्वर में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी? भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करवाना चाहती थी और इसमें कांग्रेस के जो लीडर थे वो इसमें सहमत नहीं थे, इसलिए वो क्या करते हैं 8 नवंबर 1939 को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देते हैं। सर्वप्रथम स्टेट कांग्रेस की स्थापना 1938 में हुई, ये बिल्कुल सही कथन है। चौथा कथन भी यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो गलत है क्योंकि पंडित रविशंकर शुक्ल ने शिक्षा मंदिर योजना लाया था। आगे बढ़ते हैं। जोड़ी सुमेलित कीजिए। बिलासपुर, मुंगेली, कटघोरा, जांजगीर चांपा और एक तरफ दिए गए हैं चुने गए लोग। देखिए 8 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान। उनमें से 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से कौन कौन लोग चुने गए थे, इनको सुमेलित करना है। आपके पास दिया गया है बिलासपुर, मुंगेली, कटघोरा, जांजगीर। तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूं। बिलासपुर से चुने गए थे ई राघवेंद्र राव। मुंगेली से चुने गए थे राम गोपाल तिवारी। कटघोरा से चुने गए थे अमर सिंह सहगल। जांजगीर चांपा से चुने गए थे बैरिस्टर छेदीलाल। करेक्ट है। ई राघवेंद्र राव ऐसे लीडर थे जो कांग्रेस से नहीं जीते थे, वो स्वतंत्र रूप से जीते थे। बिलासपुर एकमात्र ऐसी सीट थी जहां पे कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा 4 सीट और थी। वो 4 सीट कौन कौन सा था? रायपुर, सरायपाली,
धरसींवा क्या था, महासमुंद। ये टोटल 8 सीट हो गए। रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में कौन चुने गए थे, ठाकुर प्यारेलाल जी। सरायपाली की अगर बात करें तो रविशंकर शुक्ल जी, रविशंकर शुक्ल जी चुने गए थे। धरसींवा और महासमुंद, महासमुंद में तामस्कर जी चुने गए थे, चुने गए थे खूबचंद बघेल जी, खूबचंद बघेल। ठीक है, तो इस प्रकार याद रख लेना आप लोग, टोटल 8 सीट ये याद रखने हैं, याद रख सकते हो क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है बिल्कुल। रायपुर से ठाकुर प्यारेलाल, सरायपाली से रविशंकर शुक्ल, धरसींवा से खूबचंद बघेल, महासमुंद से तामस्कर जी। देखो इनको अलग अलग तरीके से प्रश्न बना सकता है। इसको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि रविशंकर शुक्ल जी 1937 के आम चुनाव में किस क्षेत्र से चुने गए थे, तो सरायपाली से चुने गए थे। ठाकुर प्यारेलाल को पूछा जाएगा तो ठाकुर प्यारेलाल कहां से चुने गए थे, रायपुर से चुने गए थे। ठाकुर प्यारेलाल जी की भूमिका सबसे ज्यादा राजनांदगांव में रहती है, लेकिन 1937 के समय चुनाव में कहां से लड़े रहते हैं, वो रायपुर से लड़े रहते हैं। खूबचंद बघेल जी धरसींवा से, चूंकि हम जानते हैं कि खूबचंद बघेल कहाँ गए, दुर्ग के हैं, लेकिन धरसींवा से चुने गए हैं। तामस्कर जी को देखें तो तामस्कर जी भी महासमुंद से चुने गए थे। उसी प्रकार से ई राघवेंद्र राव बिलासपुर से, रामगोपाल तिवारी जी मुंगेली से, कटघोरा से अगर देखें तो अमर सिंह सहगल, और एक और है जांजगीर चांपा जहां से छेदीलाल जी चुने जाते हैं। इस प्रकार से इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब मंत्रिमंडल का गठन हुआ 14 जुलाई 1937 में, तब अलग अलग लोगों को अलग अलग पोर्टफोलियो दिया गया होगा, अलग अलग पद दिए गए होंगे, अलग अलग विभाग दिए गए होंगे, तो इससे भी प्रश्न बन सकता है। तो गवर्नर कौन थे उस समय, गवर्नर थे ई राघवेंद्र राव जी, वित्त मंत्री थे डी के मेहता जी, गवर्नर थे ई राघवेंद्र राव, वित्त मंत्री थे डी के मेहता जी, राजस्व मंत्री थे पुरुषोत्तम बलवंत गोले, और न्याय मंत्री थे कौन, मोहम्मद यूसुफ शरीफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो यहां से आप लोगों को देखिए 1937 के आम चुनाव से रिलेटेड हमने टॉपिक किया आज, और भारत छोड़ो आंदोलन से भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न किए। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का इतिहास हमने अच्छे से पढ़ लिया। अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें, प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास से लेकर हमने मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास भी पढ़ा और आधुनिक इतिहास को भी काफी डीप में पढ़ा। अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखे और साथ में ही इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को भी कवर किए इनके एक्सप्लेनेशन के साथ में। आशा करता हूं कि ये जो सेशन है छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री वाला, ये आप सभी के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहा होगा और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। धन्यवाद।